हेलो स्टूडेंट्स, तो हम बात कर रहे थे एचपीपीएससी पीजीटी कमीशन जो आपका 2024 में होने वाला है। उसके अंदर पेपर नंबर 2 आपका बीएड पोर्शन रहने वाला है जो कि आपका 20 मार्क्स का है। तो उसकी आज पीवाईक्यू सीरीज नंबर 7 आपके लिए आ चुकी है, जिसके अंदर हम बात करेंगे पर्सनैलिटी के बारे में। और पर्सनैलिटी से जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं या जितने भी कहीं प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं उससे रिलेटेड मैंने आपके लिए कुछ एक क्वेश्चन सीरीज बनाई है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका क्या कहता है, द वर्ड पर्सनैलिटी इज डिराइव्ड फ्रॉम, जो व्यक्तित्व शब्द है उसकी उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। ऑप्शन नंबर 1 है परसोना, सेकंड है पर्सन, थर्ड है पर्सनैलिटी, 4 है नन ऑफ दिस। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 परसोना। जो परसोना है वो एक लैटिन वर्ड है और इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है मास्क। ठीक है, मास्क। तो ये जो शब्द है मास्क, इसी से ही परसोना को लिया गया है। मास्क का मतलब क्या होता है कि हम अपने एक चेहरे को छुपाने के लिए जो एक नकली चेहरा मुंह पर लगा देते हैं तो उसको हम मास्क कहते हैं। तो उसी तरह हम एक ऐसा व्यक्तित्व इंसानों के सामने अपना दिखाते हैं जो हम एक्चुअल में नहीं होते हैं, तो उसी को ही हम क्या कहते हैं, पर्सनैलिटी कहते हैं। या पर्सनैलिटी इज़ द टोटल क्वालिटी ऑफ अ इंडिविजुअल बिहेवियर। जितने भी हमारे अंदर कुछ एक टोटल हमारी विशेषताएं होती है उस सबको ही हम क्या कहते हैं, पर्सनैलिटी कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ दीज इज नॉट प्रोजेक्टिव टेस्ट ऑफ पर्सनैलिटी मेजरमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व मापन का प्रक्षेप परीक्षण नहीं है। अच्छा, प्रोजेक्टिव टेस्ट क्या होते हैं। प्रोजेक्टिव टेस्ट ऐसे टेस्ट होते हैं हमारे जिसके अंदर क्या होती है, इमेजेस दी होती है और इमेजेस से ही हम क्या करते हैं, बहुत सारे कंक्लूजन निकालते हैं ना। जहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे कि आपके सामने कोई एक इल्यूजन या इमेज दी जाएगी तो उसके दो एस्पेक्ट्स होते हैं, आप उसको दो तरह से देख सकते हैं या बहुत सारे तरीकों से आप उसको परिभाषित कर सकते हैं। तो वो हो जाते हैं हमारे प्रोजेक्टिव टेस्ट। तो इसमें से ऐसा कौन सा टेस्ट है जो कि प्रोजेक्टिव टेस्ट नहीं है। अगर हम बात करें रोचर्स इंक ब्लॉट टेस्ट की, तो ये क्या है, ये हमारा एक प्रोजेक्टिव टेस्ट है। क्यों है ये प्रोजेक्टिव टेस्ट, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बहुत सारी इमेजेस का यूज़ किया जाता है। अगर हम रोजर इंक ब्लॉट टेस्ट की बात करें तो इसको सबसे पहले किसने लाया था, तो इसको किसने लाया था, इसको लाया था हरमन रॉचर्स ने 1884 से 1992 के बीच इनका ये काम था। इन्होंने इसमें 10 कार्ड लिए थे। ठीक है, 10 कार्ड लिए थे। 10 कार्ड में से इनके जो 5 कार्ड थे वो 5 कार्ड किसके लिए थे, 5 कार्ड्स थे इनके जो मल्टी कलर थे और 5 इनके क्या थे, ब्लैक। ठीक है, ब्लैक कार्ड थे। तो इन्होंने एक इस तरह का टेस्ट लिया था और ये इंडिविजुअल टेस्ट था। ठीक है, यहाँ से आपको 2-3 चीज़ें पता चल गई। सेकंड है आपका थीमेटिक एप्रिसिपेशन टेस्ट। इसको हम टी टेट टेस्ट भी कहते हैं। तो ये भी क्या है, ये भी एक हमारा पर्सनालिटी का टेस्ट होता है और ये भी प्रोजेक्टिव टेस्ट होता है। इसमें बहुत सारी इमेजेस का यूज़ किया जाता है। तो इसको मॉर्गन एंड मूरे ने 1935 में दिया था। तो मॉर्गन ने इसको प्लांट किया था और जो मूरे है उन्होंने इसको डेवलप्ड किया था। इसके अंदर टोटल कितने कार्ड लिए थे इन्होंने, अगर हम कार्ड्स की बात करें तो इसके अंदर टोटल 30 कार्ड इन्होंने लिए थे, जिसमें से कि 10 किसके लिए थे, मैन के लिए थे, 10 वुमन के लिए थे और जो 10 थे वो मैन और वुमन दोनों के लिए थे। ठीक है, फिर है आपका वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट भी आपका एक प्रोजेक्टिव टेस्ट ही होता है। इसके अंदर भी क्या करना होता था, जो वर्ड्स कुछ दिए होते थे उसमें से ही आपने क्या करना है, फाइंड आउट करनी है किसी की भी पर्सनैलिटी को। फोर्थ है आपका 16 पीएफ टेस्ट। अगर हम 16 पीएफ टेस्ट की बात करें तो 16 पीएफ टेस्ट में क्या था, एक तरह की इसमें क्वेश्चनरी होती थी। ठीक है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस को पूछा जाता था और उस क्वेश्चन बेस पर ही क्या करना होता था, आंसर को देना होता था। तो इसको कैटल ने भी दिया था। इसमें 16 पर्सनैलिटी फैक्टर्स को भी लिया गया है। इसके अंदर कुछ सरफेस ट्रेट्स आते थे, कुछ सोर्स ट्रेट। सरफेस ट्रेट ऐसे होते थे जो बाहर दिखते थे चीज़ें आदमी के अंदर से, है ना, जो झलकती है हमारे में से। एंड सेकंड जो सोर्स थे, ट्रेड थे, उसमें से क्या होता था, जो चीज़ें हैं वो बाहर दिखाई नहीं देती, वो हिडन होती है हमारे अंदर। ठीक है, तो ये इसमें से जो आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो ये कौन सा टेस्ट है, ये आपका प्रोजेक्टिव टेस्ट नहीं है पर्सनैलिटी का। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी कार्ड आर यूज इन द रोचर इंक ब्लॉक टेस्ट। अभी हमने थोड़ी देर बाद पहले ही बात की थी कि हरमन रोचर्स ने जो टेस्ट किया था उसके अंदर उन्होंने कितने कार्ड्स को लिया था, तो उन्होंने उसके अंदर 10 कार्ड्स को लिया था, है ना, 10 कार्ड पैटर्न्स को उन्होंने लिया था। तो इसमें से जो 5 थे, 5 कैसे थे, मल्टी कलर्ड थे और उसके साथ साथ ही 5 कैसे थे, 5 ब्लैक कलर के थे। इसकी बात भी हमने थोड़ी देर पहले ही की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज
पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, इनमें से कौन सा व्यक्तित्व विकार है? ऑप्शन नंबर 1 है स्केजोफ्रेनिया, सेकंड है अफेजिया, थर्ड है ऑर्थोपेडिकली, फोर्थ है एलेक्सिया। अगर हम बात करें इसके राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका स्केजोफ्रेनिया। स्केजोफ्रेनिया क्या होती है? ये आपकी एक ऐसी कंडीशन होती है जिससे कि क्या हो जाता है, जो बिहेवियर होता है ना किसी भी पर्सन का, उसकी थिंकिंग है ना, वो कैसे थिंक कर रहा है उसमें डिस्टर्बेंस हो जाती है ना, उसकी फीलिंग्स में डिस्टर्बेंस हो जाती है, वो बिहेव कुछ अलग तरीके से करने लग जाता है, उसको हेलुसिनेशन हो जाती है ना, स्लोली मूवमेंट करना शुरू कर देता है, उसकी स्लीपिंग डिस्टर्ब हो जाती है ना, वो अलग पैटर्न फॉलो करना शुरू कर देता है ना, और पुअर उसकी क्या हो जाती है, ग्रूमिंग हैबिट हो जाती है, जैसे कि हमारा सजना संवरना, इस सारी चीज़ों को वो क्या करने लग जाता है, नेग्लेक्ट करने लग जाता है। अगर हम बात करें सेकंड की, अफेजिया की, तो अफेजिया के अंदर क्या होता है? अफेजिया भी एक आपकी डिसऑर्डर है। इसके अंदर कम्युनिकेशन में आपकी दिक्कत हो जाती है ना, कम्युनिकेशन में क्या हो जाएगी आपकी, कुछ एक दिक्कत हो जाएगी ना, कम्युनिकेशन डिसऑर्डर है ये आपका। नेक्स्ट अगर हम बात करें ऑर्थोपेडिकली, तो ऑर्थो का मतलब ही बोन्स होता है, तो इसमें क्या होगी, हमारी हड्डियों से रिलेटेड दिक्कत होना शुरू हो जाती है। फिर आता है आपका एक अलेक्सिया। अलेक्सिया क्या होती है? अनेबल टू रिकॉग्नाइज अ रीड वर्ड लेटर एक्सेट्रा, इसमें बहुत सारी दिक्कत हो जाएगी, हम शब्दों को पहचान नहीं पाएंगे, ना ही हम रीड कर पाएंगे उनको, तो इस तरह की दिक्कत किसमें आती है? अलेक्सिया में आती है। एक टर्म आपकी और आती है डिसऑर्डर में, जो कि इन सबसे रिजेंबल करती है, वो है आपका ऑटिस्टिक। ठीक है, ये भी क्या है? ये भी आपकी कैसी है? नॉन कम्युनिकेबल, स्पीच में डिस्टर्बेंस आ जाती है। हमने अफेजिया में भी पढ़ा था कि इसमें क्या आ जाती है, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ जाती है, पर जो ये आपका ऑटिस्टिक है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आपकी सोशल जो कम्युनिकेशन होती है ना, समाज में जब किसी बहुत सारे लोगों के बीच जब आपको बात करनी होती है, तो उस टाइम पे आपकी जो कम्युनिकेशन स्पीच है उसमें डिस्टर्बेंस होना ही शुरू हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द इवेल्युएशन ऑफ पर्सनैलिटी इज बेस्ट मेड थ्रू द यूज ऑफ, व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है? फर्स्ट वन है प्रॉब्लम सॉल्विंग टेस्ट, सेकंड है प्रोजेक्टिव टेस्ट, थर्ड है क्राइटेरियन टेस्ट, एंड फोर्थ है नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। अगर हम प्रॉब्लम सॉल्विंग टेस्ट की बात करें, तो समस्या समाधान परीक्षण जिसकी हम बात करते हैं, तो ये हमारे इसमें नहीं आता है। फिर है प्रोजेक्टिव टेस्ट, प्रोजेक्टिव टेस्ट ही क्या होते हैं हमारे, इस हमारी पर्सनैलिटी को इवेलुएट करने के लिए ज़रूरी होते हैं ना। थोड़ी देर पहले भी हमने बात की थी प्रक्षेपी टेस्ट की, है ना, प्रोजेक्टिव टेस्ट, जैसे हमारे कौन से इंक फ्लो टेस्ट हो गया ना, टेट टेस्ट हो गया, हमारा वर्ड एसोसिएशन टेस्ट हो गया, इस तरह के टेस्ट जो होते हैं वो प्रोजेक्टिव टेस्ट के अंदर आते हैं। अगर हम क्राइटेरियन टेस्ट की बात करें, तो क्राइटेरियन टेस्ट के अंदर आता है एक कसौटी परीक्षण, जैसे कि टेट का एग्जाम जो आपका होता है, उसमें क्या होता है, क्राइटेरिया रखा होता है कि 90 से ऊपर मार्क्स आएंगे तो पास है, नीचे आएंगे तो सारे फेल है, वो क्या एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया रखा है लार्ज ग्रुप के लिए। सेकंड है नॉन रेफरेंस टेस्ट। नॉन रेफरेंस टेस्ट क्या होता है हमारा, इसके अंदर मानक संदर्भ परीक्षण, इसके अंदर होता है कि जब दो इंडिविजुअल को कंपेयर करते हैं, जैसे एक क्लास में दो बच्चे हैं, एक के मान लो आपके 10 नंबर आ गए, एक के 9 नंबर आ गए, तो हम उन दोनों के नंबर को कंपेयर करेंगे और उसकी बेस पर क्या करेंगे, उनकी इवेल्युएशन करेंगे, तो उसको ही हम क्या कहेंगे, नॉन रेफरेंस टेस्ट कहेंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, द इंट्रोवर्जन एक्सट्रोवर्जन क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट क्लासिफिकेशन के बारे में हमने पहले भी बात की थी। ऑप्शन 1 है जंग, सेकंड है मोरे एंड मॉर्गन, थर्ड है कैटल, फोर्थ है गार्डन एल्पर्ट। अगर हम बात करें इसके राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर आ जाता है हमारा जग। तो इन्होंने ही क्या किया था, 3 टाइप की जो पर्सनैलिटी है उसकी बात की थी, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट एंड एम्बीवर्ट। इंट्रोवर्ट्स क्या होते हैं हमारे, जो कि अपने अंदर ही चीज़ों को रखते हैं, एक्सट्रोवर्ट जो बाहर सोशली होना ज़्यादा पसंद करते हैं, एम्बीवर्ट जो मैक्सिमम लोग होते हैं ना, दोनों तरह की चीज़ों में जो इन्वॉल्व होते हैं। अगर हम मूरे एंड मॉर्गन्स की बात करें, तो इन्होंने थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट जो है उसको फाउंड किया था। उसके बाद है कैटल्स, कैटल ने 16 पर्सनैलिटी फैक्टर की बात की थी, जिसके अंदर क्या थे 16 फैक्टर्स में इन्होंने एक क्या कहा था, एक होता है हमारा सरफेस ट्रेट। ठीक है, सरफेस ट्रेट की इन्होंने बात की थी। सरफेस ट्रेट के अंदर क्या होता है, जो बाहर दिख रही है, वो बाहर दिखाई देती है जो चीज़ें हम लोगों में, जैसे हमारी हाइट होगी, कलर हो गया, है ना, कॉन्फिडेंस हो गया, वो सारा का बाहर दिख रहा है। सेकंड आता है इसके अंदर सोर्स ट्रेट। सोर्स ट्रेट में क्या होता है, जो हमारे अंदर हिडन होती है चीज़ें, वो सारी हमारी इसके अंदर आ जाती है। फिर है गार्डन एल्पोर्ट, गार्डन एल्पोर्ट ने ट्रेड थ्योरी दी है, जिसके अंदर इन्होंने 3 ट्रेड्स की बात की थी। ये हमने टॉपिक जब डिस्कस किया था उसमें भी बात की थी। इन्होंने एक बात की थी कार्डिनल ट्रेड की, सेकंड इन्होंने बात की थी हमारे
सेंट्रल ट्रेट की, सेंट्रल यानी कि जो केंद्रीय ट्रेट्स होंगे। एंड थर्ड इन्होंने क्या किसकी बात की थी, थर्ड इन्होंने बात की थी सेकेंडरी ट्रेट्स की ना, सेकेंडरी ट्रेट्स की। अगर हम बात करें कार्डिनल ट्रेट्स की, कार्डिनल ट्रेट मुख्य लक्षण कुछ होते हैं हमारे अंदर जो कि 2-4 ऐसी चीज़ें होती है, या जैसे हमारे अंदर सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है तो वो क्या है, हमारा कार्डिनल ट्रेट है। फिर है सेंट्रल ट्रेट जो कि 5 से 6 हो सकती है, किसी के अंदर ऑनेस्टी हो सकती है, ट्रूथफुलनेस हो सकती है ना, ब्रेवरी हो सकती है। तो इस तरह के बहुत सारे फैक्टर। एंड द लास्ट वन इज द हमारा सेकेंडरी सिचुएशन। ये क्या होती है कि ये उस टाइम पे ये सिचुएशन, जब हमारे सामने कोई सिचुएशन है उस टाइम हम कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, तो ये सिचुएशन बेस्ड होती है। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन पर्सनैलिटी इज द रिजल्ट ऑफ, मानव व्यक्तित्व किसका परिणाम है। ऑप्शन 1 है अपब्रिंगिंग एंड एजुकेशन, या परवरिश और शिक्षा, कि हम कैसे बढ़े हुए हैं या हमें कैसी एजुकेशन मिली है उस पर डिपेंड करेगा। सेकंड है इंटरेक्शन बिटवीन एनवायरमेंट एंड हेरिडिटी, अंतक्रिया होना वातावरण और वंशानुगत के बीच में। थर्ड है ओनली एनवायरमेंट, फोर्थ है ओनली हेरिडिटी। तो इसका राइट आंसर हो जाता है इंटरेक्शन बिटवीन एनवायरमेंट एंड द हेरिडिटी। जब भी हम एनवायरमेंट एंड हेरिडिटी की बात करते हैं तो इन दोनों ही चीज़ों का जो है डायरेक्ट इम्पैक्ट कहाँ पड़ता है, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है हमारी पर्सनैलिटी के ऊपर। तो हम जैसे वातावरण में हम रहेंगे वैसे ही क्या होंगे, हम बन जाएंगे। एंड जैसे ही हमारी हेरिडिटी होगी उस तरह की ही हमारी पर्सनैलिटी होगी। जैसे कि एग्रेशन है वो कई बार पेरेंट्स से बच्चों में आ जाता है, तो वो क्या है, वो हेरिडिटी है, हेरिडिटी के ही बेसिस पर उनकी वैसी पर्सनैलिटी बन गई है। तो अकॉर्डिंग टू वुडवर्थ इन्होंने क्या कहा था, एक स्टेटमेंट इन्होंने दी थी, बोथ आर इक्वली एसेंशियल इन द ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। तो इन्होंने क्या कहा था कि जो हमारी हेरिडिटी और एनवायरनमेंट है ये दोनों ही क्या है, ज़रूरी है किसके लिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैड सेड पर्सनैलिटी इज लोकेटेड इन द ब्रेन एंड नो ब्रेन नो पर्सनैलिटी। किसने कहा था कि जो व्यक्तित्व है वो मस्तिष्क में स्थित है। अगर मस्तिष्क में जो स्थित है ना, मस्तिष्क हमारे दिमाग में स्थित है, क्या है, पर्सनैलिटी। जिसके पास दिमाग नहीं है उसके पास कोई पर्सनैलिटी नहीं है। ऑप्शन 1 है कैटल, सेकंड है हेनरी ए मूरे, थर्ड है कुर्ट लुइस एंड फोर्थ है आपका नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो क्या आ जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी। बी क्या है, हेनरी ए मुरे। तो इन्होंने ही क्या कहा था कि जो व्यक्तित्व है वो मस्तिष्क में स्थित होता है, और जिसके पास मस्तिष्क नहीं है उसके पास क्या है, व्यक्तित्व भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, ह्यूमनिस्टिक थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी इज एडवोकेटेड बाय, व्यक्तित्व के मानववादी सिद्धांत किसके द्वारा जारी किया गया। सबसे पहले है MC डुगल, सेकंड है मैस्लो, थर्ड है रोजर, फोर्थ है गिलफर्ड। तो जब भी हम बात करते हैं ह्यूमनिस्टिक की तो वहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट नाम किसका आ जाता है, मैस्लो का। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, इब्राहम मैस्लो। तो इन्होंने ही किया था, ह्यूमनिस्टिक थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी इन एडवोकेट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन पर्सनैलिटी इज ईगो सुपर ईगो इज रिलेटेड टू। ऑप्शन नंबर 1 है गिलफर्ड, सेकंड है एल्बर्ट, थर्ड है मॉर्गन, फोर्थ है फ्रॉइड। अगर हम बात करें एल्बर्ट की तो एल्बर्ट की अभी हमने ट्रेट थ्योरी की बात की थी, मॉर्गन की नहीं होगी क्योंकि उन्होंने एक टेस्ट दिया था पर्सनैलिटी के लिए। और अब बचता है हमारा फ्रॉइड। फ्रॉइड ने ही क्या किया था, फ्रॉइड ने ही पर्सनैलिटी में ईद ईगो एंड सुपर ईगो की बात की थी। ये भी हमने बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से डिटेल में डिस्कस किया था कि ईद क्या होता है हमारा, है ना। ईगो अब सिर्फ अपने डिज़ायर्स के लिए फुलफिल करने के लिए काम करता है। फिर ईगो क्या है, ईगो जो ब्रिज का काम करता है। फिर हमने सुपर ईगो की बात की थी जो क्या है, एक तरह का जज की तरह काम करता है ना। ये चीज़ हमने अच्छे से डिस्कस कर ली थी। नेक्स्ट है, हु रोट द बुक कैरेक्टर एंड पर्सनैलिटी, किसने चरित्र एवं व्यक्तित्व पुस्तक लिखी है। ऑप्शन 1 है गार्डनर एंड मर्फी, सेकंड है पोल्स्काई, थर्ड है कैस्टरमैन एंड द शेल्डन, फोर्थ है आपका पेवलो। अगर जब हम बात करते हैं बुक के बारे में तो ये बुक किसने लिखी थी, ये बुक लिखी थी, इसका राइट आंसर है आपका पोलंस्काई। तो पोलंस्काई ने ही चरित्र एवं व्यक्तित्व जो बुक है उसको लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु क्लासिफाइड पर्सनैलिटी ऑन द बेसिस ऑफ फिजिक, यानी कि शारीरिक गठन के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया था। फर्स्ट वन है आपका शेल्डन एंड क्रिस्मर, सेकंड है आपका जंग, थर्ड है फ्रॉइड, फोर्थ है एडलर। तो जो इसका राइट आंसर है तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 1 चेस्मर्स एंड शेल्डन्स ने। तो इन्होंने ही क्या किया था, सबसे पहले फिजिक यानी कि जो हमारी शारीरिक संरचना होती है जैसे कि हाइट, वेट या हमारा कलर क्या है, इस तरह के कंसेप्ट को लेकर इन्होंने क्या किया था, पर्सनैलिटी को डिफाइन किया था। अगर हम जंग की क्लासिफिकेशन की बात करें तो इन्होंने एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट, एम्पीवर्ट के बेसिस पर ही बात की थी।
नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू कॉल रोजर्स द स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी इज बेस्ड ऑन। कॉल रोजर के अनुसार व्यक्तित्व की संरचना किस पर आधारित होती है? फर्स्ट वन इज द ईगो एंड सुपर ईगो, सेकंड है ऑर्गेनिज्म एंड सेल्फ, थर्ड है कॉन्शियस एंड द कलेक्टिव अनकॉन्शियस, एंड द फोर्थ वन इज द इंफीरियोरिटी एंड द सुपीरियोरिटी। अगर हम बात करें ईगो सुपर ईगो की, तो ये किसका कंसेप्ट है, ये हमारे को अच्छे से पता है कि सिगमंड फ्रॉइड का कंसेप्ट है। फिर है ऑर्गेनिज्म एंड सेल्फ। ऑर्गेनिज्म एंड सेल्फ मतलब जीव या स्वयं, ठीक है। तो ये किसका, इन्होंने क्या कहा था, जीव और स्वयं। यही इनका क्या था, राइट आंसर था ना। कार्ल रोजर के अनुसार व्यक्तित्व की संरचना किस पर आधारित करती है? जो ऑर्गेनिज्म होता है या जो जीव होता है उस पर, और खुद पर, ठीक है, जो स्वयं होता है, ठीक है। फिर है कॉन्शियस एंड कोलेक्टिव अनकॉन्शियस, जिसमें चेतन और अचेतन का कंसेप्ट आता है। तो ये भी किसने दी थी? ये भी सिगमंड फ्रॉइड ने ही दी थी, जिसके अंदर इन्होंने कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस की बात की थी। इन्फीरियोरिटी एंड सुपीरियोरिटी, जिनके लिए इन्होंने लिबिडो टर्म का यूज किया था। इसमें डेथ इंस्टिंक्ट आती थी और एक हमारी लाइफ इंस्टिंक्ट आती थी ना, इसके बारे में भी हमने बात की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका MMPI इज एसोसिएटेड विद। MMPI किससे संबंधित है? फर्स्ट वन इज द इंटेलिजेंस, सेकंड वन इज द क्रिएटिविटी, थर्ड वन इज द पर्सनैलिटी, फोर्थ वन इज द मेंटलिज्म। तो इसका राइट आंसर आ जाता है आपका ऑप्शन नंबर 3, पर्सनैलिटी से। तो जब हम पर्सनैलिटी की बात करते हैं तो यहीं पर ही हमने क्या करा था, मैनसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंटरी की भी हमने बात की थी। एक हमने टेस्ट जो पढ़ा था फॉरेन टेस्ट के अंदर, हमने टॉरेंस मैनसोटा टेस्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग की जब बात की थी, उसी टेस्ट को हम MMPI टेस्ट कहते हैं। तो ये टेस्ट 1930 में बना था और 1989 में इसमें दोबारा से क्या हुई थी, अमेंडमेंट या संशोधन हुआ था, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता था, फ्लुएंसी, ओरिजिनलिटी एंड इलेबोरेशंस की हम बात करते थे। इसके अंदर फिगर्स दी होती थी, सर्कल टास्क दिए होते थे, है ना। और इसके साथ साथ क्या होता था, यहाँ पे प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट टास्क, इस तरह की चीज़ों आपको करने को दी जाती थी। तो एक तरह का ये बहुभाषीय सिद्धांत था, या एक तरह का ये डिजाइंड स्केल था ना। इस स्केल के द्वारा हम क्या कर सकते थे, किसी की पर्सनैलिटी को फाइंड आउट कर सकते थे। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रोजेक्टिव टेक्निक ऑफ द पर्सनैलिटी। फर्स्ट है आपका रोजर इंक्लॉड टेस्ट, थर्ड सेकंड है आपका थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, थर्ड है आपका द स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट, एंड द फोर्थ है आपका साइको एनालिटिकल टेस्ट। तो इसका जो आंसर आ जाएगा आपका, वो आ जाएगा आपका स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट। ये कौन सा टेस्ट है हमारा, ये है वर्बल इंडिविजुअल टेस्ट इंटेलिजेंस का, ठीक है। कौन सा टेस्ट है, वर्बल इंडिविजुअल टेस्ट फॉर इंटेलिजेंस को बिनेट ने दिया था और टर्मन ने इसको क्या किया था, मॉडिफाइड किया था, ठीक है। तो ये यहाँ आपको पता होना चाहिए कि ये इंटेलिजेंस टेस्ट का जो कि आपके पास बिनेट ने दिया था, और जो टर्मन था उसने इसको बाद में मॉडिफाई किया था। अगर हम बात करें इसके अंदर आपके प्रोजेक्टिव टेक्निक पर्सनैलिटी टेस्ट के बारे में, तो प्रोजेक्टिव और प्रक्षेपी तकनीकी की हमने बात की थी। जहाँ पर क्या होता है, एक इमेज जब हम देख रहे होते हैं, उस इमेज को देखते हुए हमारे पास 2 या 3 जो है कंसेप्ट हमारे दिमाग में बन जाते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, इससे किसी भी इंडिविजुअल के अंदर की फीलिंग्स को, या उनके द्वारा वो क्या सोच रहे हैं उस चीज़ को हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे किसी के सामने एक हमने क्या करी, एक इमेज रख दी और हमने उससे पूछा कि आप इस इमेज में क्या दिख रहा है। तो हर एक जो 2-3 लोग हो गए, वो क्या करेंगे, अलग अलग तरीके से उसको डिफाइन करेंगे ना। किसी को क्या दिख रहा होगा, किसी को कुछ अलग दिख रहा होगा। इस तरह से क्या होता है, हमारे ये टेस्ट को लिखा जाता है, या इस टेस्ट को, ये जो टेस्ट है ये इस बेस पर ही बने होते हैं। बाकी हमारे रोजर इंक्लॉड टेस्ट, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट एंड द साइको एनालिटिकल मेथड्स, इस सब में ही क्या होती है, हमारी प्रोजेक्टिव टेक्निक्स की का यूज़ होता है। तो आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।